हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ICAR IARA टेक्नीशियन T1 के अंतर्गत मैराथन का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस, जनरल स्टडीज व मैथ्स से रिलेटेड उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों, आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है, समय के पास इतना समय नहीं है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए दोस्तों, हमें अपने वर्तमान समय का अच्छे से सदुपयोग करना है और अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? इसके ऑप्शन हैं झारखंड, उड़ीसा, बिहार, असम। दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा दोस्तों? उड़ीसा में इसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में। ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला में। तो आप लोग याद रखेंगे राउरकेला। दोस्तों, यहीं पे जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होना है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये यहीं पे प्रस्तावित है। यानी कि भारत में दोस्तों मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 प्रस्तावित है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में। और ये जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ पे है? एयरपोर्ट जो है ये एयरपोर्ट झारखंड में है। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड। आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक एथलीट का स्टेडियम भी है, काफ़ी बड़ा है बिरसा मुंडा के नाम से, वो भी झारखंड में है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे कि वहाँ की जो ये बिरसा मुंडा थे वहाँ जनजातीय समुदाय के क्या माने जाते हैं दोस्तों? भगवान माने जाते हैं। और इन्हीं के जन्मदिन पर दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, 15 नवंबर को आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पर बताए दे रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होंगे। दोस्तों, लौह इस्पात संयंत्र राउरकेला में, दोस्तों राउरकेला में दोस्तों एक लौह इस्पात संयंत्र था। क्या था? लौह इस्पात संयंत्र केंद्र, लौह इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये किसकी सहायता से दोस्तों स्थापित किया गया था? जर्मनी की सहायता से 1955 में। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ का था भी। छत्तीसगढ़ में कौन सा था बताइए? बोकारो तो झारखंड में था दोस्तों। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, ये दोस्तों USSR यानी कि संयुक्त राष्ट्र ये रसिया की सहायता से दोस्तों, रसिया की सहायता से स्थापित किया गया था। और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का दोस्तों है, पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र केंद्र, ये भी दोस्तों किसकी सहायता से? ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है।
और एक था दोस्तों बोकारो जो झारखंड में था, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। ये तीनों दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, और जो बोकारो झारखंड वाला है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में रूस की सहायता यानी कि यूएसएसआर की सहायता से लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत और किस देश की सेना के बीच गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास संचालित होता है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? गरुड़ शक्ति दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। क्या होगा दोस्तों? इंडोनेशिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये इंडोनेशिया के बीच होता है गरुड़ शक्ति। और इसके अलावा श्रीलंका की बात कर ली जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच सिलीनैक्स व मित्र शक्ति, ये भारत व श्रीलंका के बीच होता है। बांग्लादेश के बीच बात कर ली जाए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। बताइए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? संप्रीति। कौन सा दोस्तों? संप्रीति। भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, भारत व बांग्लादेश। नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच दोस्तों कौन सा होता है? सूर्य किरण। इसी तरह अजय वारियर जो होता है दोस्तों, अजय वारियर, ये भारत और यूके के बीच होता है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे वज्र प्रहार है, ये इंडिया और यूएसए के बीच होता है। खंजर है, इंडिया किर्गिस्तान के बीच। और इकोवेरियन, इंडिया और मालदीव के बीच होता है। एलिफेंटा, इंडिया मंगोलिया के बीच होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो आप लोगों को बता दिए गए। और मैत्री जो होता है, मित्र शक्ति जो है दोस्तों इंडिया श्रीलंका है, और मैत्री जो है दोस्तों ये इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है जो आप लोगों को बताए गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? 26 दिसंबर, 21 मार्च, 25 अप्रैल, 24 मार्च। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 26 दिसंबर। दोस्तों ये जो दिवस है ये गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बच्चे थे दोस्तों छोटे छोटे, उनको औरंगजेब ने जीवित ही दोस्तों दीवार में चुनवा दिया था। और क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मुस्लिम धर्म था उसको स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए दोस्तों उनको जीवित ही दीवार में चुनवा दिया गया था। उन्हीं के दोस्तों याद में दोस्तों वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को ये मनाया जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इनके साहिबजादे जो थे वो कौन कौन थे दोस्तों, कोई बताएगा? साहिबजादे कौन कौन थे? जोरावर सिंह दोस्तों, और कौन थे बताइए? फतेह सिंह। जोरावर सिंह की दोस्तों उस समय उम्र कितनी मात्र थी? जोरावर सिंह जो थे दोस्तों ये मात्र 6 वर्ष के थे, और फतेह सिंह की उम्र जो थी दोस्तों ये 9 वर्ष के थे, और इनको जीवित ही दीवार में चुनवा दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 26 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है, प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है बताइए? विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को दोस्तों विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस। 25 अप्रैल की बात कर ली जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मलेरिया
डे, वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, और भारत में इसके उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है, भारत में उन्मूलन का जो मलेरिया का लक्ष्य रखा गया है, इसका लक्ष्य 2030, मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य जो भारत के द्वारा रखा गया है 2030 रखा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 24 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी ये। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसके उन्मूलन का लक्ष्य जो रखा गया है दोस्तों 2025 रखा गया है। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। लक्षद्वीप जो है दोस्तों ये टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। और बडगाम जो ज़िला है ये जम्मू कश्मीर का दोस्तों, ये भी टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लक्षद्वीप और बडगाम जो है दोस्तों ये दोनों टीबी मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। नीति आयोग द्वारा जारी शहरी सतत विकास लक्ष्यों में सबसे अधिक स्कोर करने वाला शहर है इंदौर, शिमला, धनबाद, लखनऊ। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जो शहरी सतत विकास लक्ष्य लिए जो स्कोर जारी किया गया है दोस्तों, उसमें पहला स्थान किस शहर को मिला है? शिमला को। पहला स्थान जो है दोस्तों पहला स्थान शहरों में किसका है दोस्तों? शिमला का है। और अंतिम स्थान जो है धनबाद का है। अंतिम स्थान धनबाद, ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? झारखंड में। अंतिम स्थान किसको मिला है दोस्तों? झारखंड को दिया गया है। वहीं दोस्तों राज्यों की बात कर ली जाए, राज्यों में पहला स्थान केरल का है। और अंतिम किसका है? बिहार का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के 40वें संस्करण का विषय क्या था? सतत विकास, विकासशील भारत, आत्मनिर्भर भारत, सीमा पार व्यापार। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 दोस्तों इसका आयोजन जो था कहाँ पे किया गया था? आयोजन था दोस्तों प्रगति मैदान दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था दोस्तों? प्रगति मैदान दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। 14 से दोस्तों 27 नवंबर के बीच प्रगति मैदान दिल्ली में इसका दोस्तों आयोजन किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका पार्टनर स्टेट जो था दोस्तों, पार्टनर स्टेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्टनर स्टेट की बात की जाए तो इसका पार्टनर स्टेट दोस्तों कौन था? बताइए। बिहार। पार्टनर स्टेट दोस्तों था इस मेले का बिहार। और बताइए दोस्तों, कुछ चीज़ें और भी इससे रिलेटेड थी, जैसे फोकस स्टेट। पार्टनर स्टेट तो बिहार हो गया। फोकस स्टेट जो था दोस्तों ये कौन था? यूपी और झारखंड। यूपी व झारखंड। ठीक है, प्रगति मैदान दिल्ली 14 से 27 नवंबर। पार्टनर स्टेट बिहार, फोकस स्टेट यूपी व झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये थी इससे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रिलेटेड जो आपको बताई गई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 2022 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 56 नंबर का जो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 56 और 57 दोनों पुरस्कार ये 2022 में प्रदान किए गए हैं दोस्तों। 56 नंबर का
56वां पुरस्कार जो था ये किसे प्रदान किया गया है? नीलमणि फुकाना, नीलमणि फुकाना को दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। असमिया भाषा, किस भाषा में है? असमिया भाषा। ठीक है। और 57वां जो था, 57 नंबर का 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों ये कोंकणी भाषा में दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो होती है ये कब होती है? स्थापना 1965 में होती है। और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया जाता है? GS कुरूप को प्रदान किया जाता है। पहला पुरस्कार जो होता है प्रथम GS कुरूप को पहला पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और परीक्षा में आने की काफ़ी इसकी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 का हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा को दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा को किसके लिए प्रदान किया गया दोस्तों? सम्राट, इनकी रचना है सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के लिए। ठीक है। और नमिता गोखले को दोस्तों, हिंदी का है, ठीक है, ये नमिता गोखले, इन्हें अंग्रेजी का दोस्तों, अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। थिंग्स किसके लिए? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नमिता गोखले को। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप लोग बताएंगे सेला सुरंग जो है ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल सुरंग, सॉरी यहाँ पे लिख गया है, और लद्दाख। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये भारत की सबसे बड़ी, सॉरी दुनिया की सबसे बड़ी बाई लेन सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग है सेला सुरंग, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अटल सुरंग की बात की जाए, अटल सुरंग का पहला नाम जो था क्या था दोस्तों? पूर्व का नाम इसका रोहतांग सुरंग। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। और ये विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। क्या है दोस्तों? ये विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग है। आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। और इसका पहले का नाम क्या था? रोहतांग सुरंग था, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों पीर पंजाल सुरंग की बात कर ली जाए, और इसकी लंबाई जो दोस्तों है 9.02 किलोमीटर। ठीक है। पीर पंजाल सुरंग की बात कर ली जाए तो ये दोस्तों कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है।
जम्मू कश्मीर में है। और ये दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 11.25 किलोमीटर। ठीक है, और ये बनिहाल दर्रे में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और सबसे ऊंची सड़क का जो निर्माण है दोस्तों वो कहाँ पे किया जा रहा है? वो लद्दाख में किया जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, पुमलिंग दर्रा, कौन सा दर्रा है दोस्तों? पुमलिंग दर्रे में सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश ओपेक का हिस्सा नहीं है? गायबान, यूएई, यूक्रेन, वेनेजुएला। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए एक नज़र डालते हैं दोस्तों कि ओपेक के कौन कौन से सदस्य देश हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके संस्थापक सदस्य की। संस्थापक देश इसके ओपेक संस्थापक ओपेक संस्थापक देश दोस्तों कौन कौन से हैं बताइए। यूएई, सऊदी अरब और बताइए ईरान, इराक, वेनेजुएला। ये दोस्तों 5 इसके संस्थापक देश हैं। किसके? यूएई। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ये 5 देश इसके संस्थापक देश हैं। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब जो पेट्रोलियम के निर्यातक देश हैं उनका एक संगठन है ओपेक। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, और इसके कुल इसमें कितने देश हैं? 13 कुल देश जो हैं इसमें सदस्य प्रेजेंट टाइम में 13 हैं। कतर इससे जब बाहर हो गया तो 13 देश बचे हैं। कतर के बाहर हो जाने के बाद दोस्तों इसमें कितने देश हैं? प्रेजेंट टाइम में 13 देश हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय दोस्तों जो है ओपेक का मुख्यालय, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओपेक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? ओपेक मुख्यालय ऑस्ट्रिया। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और स्थापना जो होती है दोस्तों ओपेक की, ये 1960 में होती है, 1960 में। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग इमेज के माध्यम से भी समझ पाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पे देश दिए गए हैं, और इसमें ये सब जो देश हैं जो फारस की खाड़ी के अगल बगल हैं दोस्तों, ये देश खाड़ी देश हैं। और वेनेजुएला जो है खाड़ी देश में शामिल नहीं है, फिर भी ये संस्थापक सदस्यों में इसके शामिल है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। वेनेजुएला जो है ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और बाकी जो है ये खाड़ी देशों के अंतर्गत आने वाले सभी देश हैं, और कुछ देश अफ्रीका के भी इसमें शामिल हैं। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंच झील क्षेत्र की, जो ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों।
ये जो झील यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये पंच झील क्षेत्र है। 1 मिनट, थोड़ा जूम कर रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों सबसे पहले कौन सी झील है? सुप्रियर। ये है दोस्तों मिशिगन। ये ह्यूरॉन है। इरी है और ओंटारियो है। सुप्रियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, ये दोस्तों पंच झील क्षेत्र यही कहलाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, ये दोस्तों ये जो सुप्रियर है ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। मिशिगन झील जो है दोस्तों ये पूर्ण रूप पेड़ कहाँ पे है? यूएसए में है। ठीक है, ये पूर्णतया यूएसए में है। सुप्रियर झील, ह्यूरॉन झील और इरी और ओंटारियो, ये सभी जो हैं झील, ये कहाँ पे हैं दोस्तों? ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। मिशिगन झील के किनारे है दोस्तों कौन सा शहर पड़ता है? शिकागो शहर पड़ता है। और यहीं पे मांस की सबसे बड़ी मंडी भी लगती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, शिकागो शहर जो है ये इसी मिशिगन झील के किनारे है और ये पूर्णतया यूएसए में स्थित है। सुप्रियर जो झील है दोस्तों, सुप्रियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में एक नहर है। ये दोस्तों ये नहर कौन सी है? सू नहर। सू नहर कौन सी दोस्तों? सू नहर है, जो कि सुप्रियर और ह्यूरॉन के बीच स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे जो इरी और ओंटारियो, इरी, ये इरी है और ये ओंटारियो है। यहाँ पे दोस्तों क्या है? एक जलप्रपात है और वो क्या, उसका नाम दोस्तों क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? इरी और ओंटारियो के बीच स्थित है। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ मैप में महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को हम बता दे रहे हैं दोस्तों। ये यहाँ पे जो है सबसे बड़ा इसका जो प्रांत है दोस्तों कौन सा? अलास्का है। उसके बाद कनाडा है। उसके बाद यूएसए पड़ता है। उसके बाद क्या पड़ता है? मैक्सिको। ठीक है, ये दोस्तों गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी है। और ये कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी के बीच में दोस्तों क्या पड़ता है बताइए? जो इसको जोड़ता है, इसे क्या कहते हैं? युकाटन चैनल। युकाटन चैनल। कभी कभी दोस्तों मैक्सिको और क्यूबा भी लिख के आ जाता है। तो ये जोड़ता किसको किसको? कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। और अलग किसको करता है दोस्तों? मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मैक्सिको की खाड़ी और क्यूबा को अलग अलग कौन करता है? ये युकाटन चैनल अलग करता है। ठीक है, और कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है युकाटन चैनल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और नीचे दोस्तों यहाँ पे ये पनामा है। पनामा से होकर दोस्तों पनामा जो है ये अटलांटिक, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर, ये दोस्तों प्रशांत महासागर है। और इस साइड में दोस्तों जो है ये अटलांटिक महासागर है। इनको जोड़ने का कार्य कौन करती है? पनामा नहर करती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी दोस्तों, आप लोगों को बता दी गई हैं। ये दोस्तों यहाँ पे ग्रीनलैंड है। ये भौगोलिक दृष्टि से तो कहाँ पे है दोस्तों? ये अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन इस पे अधिकार जो है पॉलिटिकली वो किसका है? डेनमार्क का है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24वीं समांतर रेखा किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, फ्रांस और जर्मनी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा?
24वीं समांतर रेखा दोस्तों पूछी गई, ये किसके किसके बीच है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमें लगता है छूट गए हैं, 1 मिनट। ये दोस्तों उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झील क्षेत्रों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो अभी मैंने बताया था कौन सी है दोस्तों, मिशिगन है, ठीक है। और इसी के किनारे कौन सा शहर है, शिकागो शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्न में कौन सा उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। दूसरा सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है, कनाडा है। पहला कौन सा है, अलास्का है, फर्स्ट सेकंड। तीसरे नंबर पे कौन है, मैक्सिको है, सॉरी तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे है मैक्सिको। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24वीं समांतर रेखा दोस्तों किसके किसके बीच है। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये दोस्तों कच्छ की खाड़ी के पास पड़ती है और इसे पाकिस्तान मानता है, लेकिन भारत इस रेखा को नहीं मानता है, ठीक है। जिस प्रकार से चाइना और भारत के बीच मैकमोहन रेखा पे भी विवाद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि जो है दोस्तों ये किसके बीच है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, मैक्सिको और क्यूबा, अमेरिका और रूस, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हार्मुज जल संधि जो है दोस्तों ये किसके बीच है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये पश्चिमी एशिया की एक महत्वपूर्ण जल संधि है दोस्तों। इसी के द्वारा काफ़ी व्यापार भी किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको और क्यूबा के बीच दोस्तों क्या पड़ता है, मैक्सिको और क्यूबा, अभी मैंने बताया था युकाटन चैनल, युकाटन चैनल जो पड़ता है दोस्तों ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच पड़ता है। अमेरिका और रूस के बीच कौन सी जल संधि दोस्तों, बेरिंग जल संधि है। वेरिंग जल संधि अभी दिखा रहे हैं इमेज के माध्यम से। प्रशांत व अटलांटिक महासागर के बीच पनामा नहर है, पनामा नहर जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दोस्तों आइए देखते हैं इमेज के माध्यम से हम लोग। ये दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, ये दोस्तों यहाँ पे है, ये जल संधि जो है दोस्तों इसी को कहते हैं बेरिंग जल संधि। क्या कहते हैं दोस्तों, बेरिंग। ये दोस्तों कौन सी जल संधि है, बेरिंग, जो रूस और अमेरिका के बीच स्थित है। बेरिंग जल संधि, ठीक है। और ये रेखा जो है दोस्तों, 1 मिनट, अमेरिका और यूएसए के बीच जो रेखा है दोस्तों ये 49 डिग्री, कौन सी रेखा है, 49 डिग्री, 49 डिग्री। ये रेखा जो आप लोग देख पा रहे हैं ये 49 डिग्री, 49 डिग्री जो है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश ये कनाडा और यूएसए को अलग करती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, 24वीं समांतर रेखा किसके बीच है, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। अभी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया है, ये किसके बीच है दोस्तों, 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये भी क्वेश्चन हो गया था। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में चावल की जीविका फसल के रूप में, चावल को जीविका फसल के रूप में उगाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग बताएंगे चावल को किस राज्य में जीविका फसल के रूप में उगाया जाता है। दोस्तों जो खेती होती है दोस्तों 2 प्रकार की होती है मुख्यतः, एक जीविका या जीवन निर्वाह, दोस्तों इस प्रकार की खेती कृषक जो होते हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही कर पाते हैं। इसमें उन्हें ज़्यादा मात्रा में
बेचने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। और एक होती है दोस्तों वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती ये दोस्तों एक बड़े स्तर पे होती है, इसमें काफ़ी मात्रा में क्या होती है, पूंजी का इस्तेमाल भी किया जाता है और बड़े कृषि यंत्रों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसमें उपज अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। और इसका जो चावल होता है दोस्तों, चावल की खेती मुख्य रूप से वाणिज्यिक जो है कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा में की जाती है, ठीक है। और उड़ीसा में दोस्तों कौन सी है, जीविका खेती के रूप में चावल को उगाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्पादकता जो है दोस्तों पंजाब की सर्वाधिक है। चावल में उत्पादकता जो चावल की है सर्वाधिक कहाँ पे है दोस्तों, सर्वाधिक पंजाब में है, ठीक है। और उत्पादन बात की जाए, उत्पादन में चावल उत्पादन कहाँ पे सर्वाधिक है दोस्तों, उत्पादन सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, उत्पादन की बात की जाए तो पहला स्थान पश्चिम बंगाल का उत्पादकता चावल में पंजाब की है। और गेहूं में उत्पादकता दोनों में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। ये भी इंपॉर्टेंट हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, औस, अमन, बोरो क्या है, धान की फसलें हैं, गेहूं की फसलें हैं, अरहर की फसलें हैं, ज्वार की फसलें हैं। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आस, अमन, बोरो जो है ये क्या है, धान की फसलें हैं। क्या है दोस्तों, ये धान की फसलें हैं। कुछ क्षेत्र जो है दोस्तों जहाँ पे एक वर्ष में 3 बार धान की फसलें ली जाती हैं, इन्हीं को दोस्तों आस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे दोस्तों उगाई जाती हैं बताइए, आस, अमन, बोरो। ये दोस्तों असम, पश्चिम बंगाल और असम है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में दोस्तों ये मुख्य रूप से उगाई जाती हैं आस, अमन, बोरो। वर्ष में 3 बार धान की फसल ली जाती है, इसी को आस, अमन, बोरो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीनों सीजन की अलग अलग फसलें होती हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण संस्थान दोस्तों है उड़ीसा में, बताइए, जिसे आप लोग सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते थे। इसका दोस्तों अब नाम बदल गया है, इसका नाम चेंज हो गया है। नाम केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो था दोस्तों, इसका नाम बदल के क्या हो गया है बताइए। इसका नाम वर्तमान समय में क्या हो गया है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये, कटक, उड़ीसा। कटक, उड़ीसा में है। एक दोस्तों और संस्थान है, बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, IIRR। ये दोस्तों कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये दोस्तों हैदराबाद में है, ठीक है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए कटक, उड़ीसा में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च की बात की जाए तो ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक है। और एक दोस्तों महत्वपूर्ण संस्थान है चावल अनुसंधान संस्थान, IRRI। इसका पूरा नाम दोस्तों है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोस्तों कहाँ पे है, ये फिलीपींस, ये कहाँ पे दोस्तों, फिलीपींस में है। और दोस्तों ये जो फिलीपींस में है, इसी की एक रीजनल जो ब्रांच है दोस्तों, ये कहाँ पे है, साउथ
साउथ एशिया रीजनल सेंटर है दोस्तों IRRI का, ये वाराणसी में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वाराणसी। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का साउथ एशियन रीजनल सेंटर कहाँ पे है भारत में, ये तो ये वाराणसी में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी फसल रोपण फसल का उदाहरण है? चाय, गन्ना, केला, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों रोपण फसलें जो होती हैं ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये उगाई जाती हैं और इसके उदाहरण दोस्तों कौन कौन से हैं? चाय है, गन्ना है, कॉफ़ी है, कोको है, केला है, अनानास, ये सभी रोपण फसलों के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ किस महासागर में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। ये जो कोरल रीफ है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों उत्तर, पूर्व और उत्तर की सीमा पर समुद्र में प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है दोस्तों। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसमें है दोस्तों? ये प्रशांत महासागर में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? प्लीहा, अस्थिमज्जा, लीवर, किडनी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में RBC का निर्माण जो होता है दोस्तों कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती हैं दोस्तों? ये नष्ट होती हैं, नष्ट होती हैं प्लीहा में। कहाँ पे नष्ट होती हैं दोस्तों? प्लीहा में। और निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन भ्रूण में होता है, भ्रूणा अवस्था में RBC का निर्माण, भ्रूणावस्था में जो होता है RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? ये लीवर में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? लीवर में होता है। और एक वयस्क मनुष्य में कहाँ पे होता है दोस्तों? इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और नष्ट कहाँ पे होती है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन। और इसे क्या कहते हैं? बोन मैरो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की। RBC जो होता है दोस्तों, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण मैंने बता दिया कहाँ पे होता है। ब्लड जो होता है, ब्लड में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? ब्लड में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा जो दोस्तों होता है 55% होता है। और इसमें कणिकाएं होती हैं, ये दोस्तों कितनी होती हैं? 45% के करीब में पाई जाती हैं। इसी में RBC होता है और WBC होता है, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स और रेड ब्लड कार्पोसेल्स जो होते हैं दोस्तों इसी में पाए जाते हैं। प्लाज्मा से जब फैब्रेनोजिन को अलग कर दिया जाता है दोस्तों, फैब्रेनोजिन को अलग कर दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है? सीरम का। जब प्लाज्मा से फैब्रेनोजिन को अलग कर दिया जाता है दोस्तों तो किसका निर्माण होता है? तो सीरम का निर्माण होता है। और RBC की जो आयु होती है दोस्तों, ये RBC की जो आयु होती है ये कितने दिन होती है? 120 दिन। और WBC की आयु जो होती है ये कितनी होती है दोस्तों? 3 से 4 दिन। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिल्पा या रोका क्या है? खेती की एक पद्धति है, व्यापार की एक पद्धति है, मछली पालन की एक पद्धति है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मिल्पा या रोका, जिसे आप लोग पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं? झूम। आप लोगों ने सुना होगा झूम खेती। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दोस्तों ये वही है मिल्पा और रोपा, मिल्पा और रोका। दोस्तों मिल्पा और रोका जो होता है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है? इसे कर्तन या दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। प्रणाली, कर्तन या दहन, इंग्लिश में से कहते हैं दोस्तों स्लैश एंड बर्न। ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये आदिवासियों के द्वारा अभी भी भारत में और अन्य देशों में की जा रही है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जंगलों में जो आदिवासी होते हैं उनके द्वारा पौधों को उखाड़ कर उन्हें जला दिया जाता है। वहाँ पर कुछ समय तक दोस्तों खेती की जाती है, जब तक कि उसकी उपजाऊपन दोस्तों उसका बना रहता है। उसके बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाते हैं और वहाँ पे भी दोस्तों जो आदिवासी होते हैं यही प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और मिल्पा या रोका के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मिल्पा और रोका जो होता है मैक्सिको, एक मिनट दोस्तों, मैक्सिको में दोस्तों, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, मैक्सिको व मध्य अमेरिका में दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा, झूम खेती को ही। ठीक है। और वेनेजुएला में दोस्तों, वेनेजुएला में दोस्तों कोनको के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में दोस्तों इसे रोका के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में रोका। ठीक है। इंडोनेशिया में लदांग के नाम से और वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं। इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनका, ब्राज़ील में रोका। ठीक है। भारत में बात कर ली जाए दोस्तों, भारत में भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एमपी, मध्य प्रदेश में दोस्तों इसे बेबर, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पोडू या बताइए दोस्तों पेंडा, पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे उड़ीसा में बात कर ली जाए दोस्तों, उड़ीसा में दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से। क्या है? दीपा के नाम से जाना जाता है। और मणिपुर में पामलू के नाम से। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती के नाम से जाना जाता है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। और क्लोरोफार्म की खोज का श्रेय किसे जाता है? जेम्स हैरिसन, मैक्स प्लैंक, रोएंटजन और अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लोरोफार्म की खोज का श्रेय किसे जाता है? क्लोरोफार्म की खोज मतलब किसने की थी, बताइए। क्लोरोफार्म पूछा गया दोस्तों, क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी? जेम्स हैरिसन। किसके द्वारा दोस्तों की गई थी क्लोरोफार्म की खोज? जेम्स हैरिसन के द्वारा की गई थी। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका राइट? जेम्स हैरिसन। मैक्स प्लैंक के द्वारा किसकी दोस्तों खोज की गई थी? मैक्स प्लैंक। बताइए। ये मैक्स प्लैंक नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होगा? मैक्स प्लैंक। क्या होगा? ये दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैक्स प्लैंक।
मैक्स प्लैंक ने किस चीज़ की खोज की थी? क्वांटम सिद्धांत, जो आप लोगों ने सुना है दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत। रोएंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी, एक्स रे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। जेम्स हैरिसन ने, मैंने बता दिया, क्लोरोफार्म की खोज की थी। क्लोरोफार्म का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? इसका प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है, यानी कि बेहोशी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। घाव का अध्ययन कहलाता है मर्मेकोलॉजी, टर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ओंकोलॉजी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टर्मेटोलॉजी। क्या होगा? टर्मेटोलॉजी। मर्मेकोलॉजी को चींटियों का अध्ययन कहते हैं दोस्तों। चींटियों का अध्ययन। वहीं पे बात कर ली जाए डर्मेटोलॉजी, स्किन डिजीज का अध्ययन। ओंकोलॉजी, कैंसर का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। मर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, टर्मेटोलॉजी घावों का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी स्किन डिजीज का अध्ययन, और स्टडी ऑफ कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ओंकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान होता है? विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व या परमाणु भार। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? हीरा और ग्रेफाइट में दोस्तों क्या समान होता है? परमाणु भार। हीरा और ग्रेफाइट दोनों का परमाणु भार जो होता है समान होता है। बाकी विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व ये सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। परमाणु भार जो होता है हीरा और ग्रेफाइट का दोनों का समान होता है। ये यूपीएससी बेसिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों? ताप ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता क्या है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक जो होता है क्लोरोफिल की सहायता से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और प्रकाश क्या बनाते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 प्लस H2O, ये हो जाएगा 6CO2 12H2O और 6O2 और 6H2O, ठीक है। 6CO2 प्लस 12H2O के दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल मिलकर हरित लवक की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। और इसमें जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस रूप में स्टोर होता है दोस्तों? वो बताइए, स्टार्च के रूप में ये स्टोर होता है। और जो मनुष्य में बात की जाए, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो जल बनता है इसमें, जो ये ऑक्सीजन जो निकलती है दोस्तों, ये जल के अपघटन से निकलती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? जल के अपघटन से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? 18 कैरेट जो सोना होता है दोस्तों, उसमें बताना है चांदी या तांबा जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों ये 25% होता है। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 25% 18 कैरेट सोने में। और शुद्धतम सोना जो होता है वो कौन सा होता है? 24 कैरेट सोना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? ध्वनि तरंगे जो होती हैं दोस्तों, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंग, इनको चलने के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती, यानी कि निर्वात में दोस्तों ये नहीं चल सकती हैं। ठीक है, वायु में इनकी चाल जो होती है दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में जो इसकी चाल होती है दोस्तों, ये 1409 मीटर प्रति सेकंड के समथिंग होती है। 5130 के समथिंग दोस्तों होती है लोहे में इसकी चाल। और 5660 जो होती है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, ये होती है कांच में। ठीक है, तो सर्वाधिक चाल जो ध्वनि की होती है दोस्तों कांच में होती है। जिस वस्तु का घनत्व जितना अधिक होगा दोस्तों, उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक किसमें होती है उपरोक्त में से? ये सर्वाधिक जो होती है 5660 मीटर प्रति सेकंड, ये कांच में होती है। ठीक है, अगर कांच ना होता तो इसके बाद स्थान किसका आता? लोहे का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस गैस का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? SO2, NO2, N2O, CH4। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। हास्य गैस, हंसाने वाली गैस, इसी का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। और दोस्तों कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों जो जानवर होते हैं, जानवर विदेशों में जो जानवर काटे जाते हैं दोस्तों बूचड़ खाने में, यानी कि स्लॉटर हाउस में जब जानवरों को काटा जाता है तो उन्हें नाइट्रस ऑक्साइड देके पहले उन्हें बेहोश कर दिया जाता है, उसके बाद जानवरों को काटा जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में ऐसा नहीं होता है। और विदेशों में जो जानवर काटे जाते हैं वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड देकर पहले जानवरों को बेहोश किया जाता है, उसके बाद जानवरों को काटा जाता है। मनुष्यों के लिए जो बेहोशी के लिए प्रयोग किया जाता है वो इन्थेसिया, किसका प्रयोग होता है? एंथेसिया का इंजेक्शन जो लगता है दोस्तों ऑपरेशन के समय, इसका प्रयोग दोस्तों मनुष्य को जो बेहोश करने के लिए किसका प्रयोग, एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जानवरों के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है बेहोशी के लिए। ठीक है, मनुष्यों के लिए एनेस्थीसिया, और इसमें प्रयोग किसका होता है? क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस ऐसे लिख लीजिए, एनेस्थीसिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? हथेली में जो हड्डी पाई जाती है दोस्तों उसका नाम बताना है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी जो होती है उसका क्या नाम है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेटाकार्पल। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी जो होती है दोस्तों मेटाकार्पल होती है। और जो कार्पल दी गई दोस्तों, कार्पल जो होती है दोस्तों ये हथेली में हड्डियों का एक समूह होता है। हथेली में हड्डियों का समूह होता है कार्पल। और जो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी जो होती है अकेली दोस्तों, ये कौन सी होती है? मेटाकार्पल। सॉरी, ये कलाई,
कलाई के जोड़ों, कलाई के जोड़ों में हड्डियों का जो समूह होता है उसे कार्पल कहते हैं। और हथेली में जो हड्डी पाई जाती है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी जो होती है दोस्तों, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को मेटाकार्पल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक और हड्डी होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार पूछी गई है, कॉलर बोन, जो गर्दन के नीचे दोस्तों आप लोगों ने देखी होगी, धनुष के आकार की होती है कॉलर बोन। इसी को ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी बोन, महिलाओं में ब्यूटी बोन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये सुंदरता का प्रतीक होती है और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई, कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पे नी कैप जो होता है तो घुटनों में पाया जाता है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और ये जो एग्जाम में कई बार पूछी गई, आप लोगों को यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणु में जो व्यवस्थापन होता है किस तरह से होता है। ठीक है, तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का जो व्यवस्थापन होता है वो किस तरह से होता है। कब यहाँ पे गलत छप गया है दोस्तों, दूर दूर होता है, बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, और बारीकी से बंधे होते हैं, कम बारीकी से बंधे होते हैं, बहुत ही बारीकी से बंधे होते हैं। तरल पदार्थों की तुलना में जो होते हैं ठोस पदार्थ जो होते हैं, इनमें परमाणु जो होते हैं दोस्तों काफ़ी सघन होते हैं। ठीक है, और बहुत बारीकी से एक दूसरे से बंधे होते हैं ठोस में, और तरल में कम मजबूती के साथ बंधे होते हैं, और गैस में बहुत ही कम। ठीक है, गैस में जो होते हैं ये बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। ये हो गई गैस। तरल जो होता है दोस्तों, तरल में ये मान लीजिए इसके परमाणु हैं। ठोस में जो होता है दोस्तों, तरल, ठोस में जो होता है दोस्तों बहुत ही बारीकी से ऐसे से ये बंधे होते हैं परमाणु। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कैलामाइन, कैलामाइन एक अयस्क है, टिन, मैग्नीशिया, जस्ता, तांबा। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये अयस्क किसका है, जिंक का। कैलामाइन जो है दोस्तों ये जिंक का अयस्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैलामाइन जो किसका अयस्क है, ये जिंक यानी जस्ते का अयस्क है, ये कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, कैलामाइन। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अयस्क हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए बारी बारी से उनके बारे में हम बात करते हैं। एल्युमिनियम जो जैसे दोस्तों है, एल्यूमिनियम, इसके अयस्क जो होते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं, बॉक्साइट, एल्युमिनियम के बॉक्साइट है, और कोरंडम, कोरंडम। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम के अयस्क जो होते हैं दोस्तों चूने का पत्थर, चूने का पत्थर जो होता है, और जिप्सम, चूने का पत्थर और जिप्सम। सोना के जो होते हैं दोस्तों, सोना का अयस्क जो होता है, सोना, गोल्ड, सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट और पेट्रासाइट। सिल्वेनाइट और पेट्रासाइट किसके अयस्क होते हैं दोस्तों, ये सोना के होते हैं। गैलना और साइक्साइड जो होते हैं सीसा के, गैलना व साइक्साइड ये सीसा के अयस्क होते हैं। इसी प्रकार लोहा के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, चांदी के जो होते हैं दोस्तों सिल्वर ग्लांस और अर्जेंटाइट होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों जो पीतल होता है, पीतल, पीतल किससे मिलकर बना होता है, पीतल, पीतल जो होता है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। कांसा जो होता है दोस्तों, कांसा का निर्माण तांबा व टिन,
दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता बताएंगे। कांस्य युगीन सभ्यता थी, कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है ट्यूबोक्टॉमी, वेसेक्टॉमी, स्टरलाइजेशन या हिस्टेरेक्टॉमी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फैलोपियन ट्यूब, आइए देखते हैं फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे होती है। ये दोस्तों इमेज आपके सामने, ये दोस्तों जो होती है ये होती है फैलोपियन ट्यूब। क्या है दोस्तों? ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ये मादा में दोस्तों पाई जाती है। ये संरचना जो होती है दोस्तों ये होती है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसी को जब काट दिया जाता है, इस प्रकार से काट के इनको बांध दिया जाता है। ठीक है, ये होता है, ऐसे काट के इनको बांध दिया जाता है दोस्तों। ये प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी जो होती है ये महिलाओं में दोस्तों की जाती है। ठीक है, महिलाओं में। ठीक है, और इसी को हिंदी में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बताइए, हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबेक्टॉमी को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। नसबंदी, किस नाम से? महिला नसबंदी। महिला नसबंदी के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। और पुरुषों में जो होती है पुरुष नसबंदी दोस्तों, उसे वैसेक्टॉमी के नाम से जानते हैं। वैसेक्टॉमी, पुरुषों में नसबंदी। ये दोस्तों ओवरी होती हैं, एक इस साइड में होती है, एक इस साइड में होती है। ये और ये दोस्तों जो होता है एंडोमेट्रोसिस, ये दोस्तों एक मतलब ऐसी स्थिति होती है जिसमें यूट्रस को निकालना पड़ जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ पे कैंसर दिखाया गया है, कैंसर भी होता है तभी यूट्रस को बाहर निकालना पड़ता है। और ये वेजिना है, ये सर्विक्स है। ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब को ही बांध दिया जाता है नसबंदी में। और जो वैसेक्टॉमी होती है उसमें शुक्रवाहिनियों को बांधा जाता है दोस्तों। इसमें होता है क्या है, इसमें ओवरी से जब जो एग निकलता है दोस्तों, वो एग अगर यहाँ पे काट के इसको बांध दिया जाएगा तो एग यहाँ से इधर नहीं जा पाएगा। और जो शुक्राणु होते हैं दोस्तों, शुक्राणु जो होते हैं दोस्तों, वो आकर यहीं पे रुक जाते हैं। इस जिससे क्या होता है दोस्तों, गर्भ धारण नहीं हो पाता है। यहाँ से जैसे एग निकला, एग इधर रह जाता है और जो शुक्राणु होते हैं यहीं पे रह जाते हैं। इस प्रकार से जो होता है वो गर्भ धारण नहीं हो पाता है। ठीक है, और जो निषेचन होता है दोस्तों, ये निषेचन शुक्राणु और एग में कहाँ पे होता है? ये फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे तीन इसके अलग अलग दिखाए गए हैं। यहाँ पे पार्शियल होता है सुप्रा सर्विकल। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ से इतना भाग ही काटा जाता है, बीच वाला। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, बीच वाला पूरा भाग निकाल टोटल किया जाता है। जब टोटल में होता है, जब कैंसर वैंसर हो जाता है तो पूरा यूट्रस बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये रेडिकल होता है। रेडिकल में निचला भाग काट दिया जाता है नीचे से, यहाँ से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्यूबेक्टॉमी जो है दोस्तों, ये ट्यूबेक्टॉमी जो होती है महिलाओं में नसबंदी, महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टॉमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी, इसमें शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, और हिस्टेरेक्टॉमी के बारे में मैंने बता ही दिया। जब कैंसर या कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है उस समय जो यूट्रस होता है उसे काट कर अलग कर देना ही हिस्टेरेक्टॉमी कहलाता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया इमेज के माध्यम से आप लोगों को। ये है हिस्टेरेक्टॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? यकृत में, ब्रग में, प्लीहा में, मूत्रवाहिनी में। दोस्तों मनुष्य में जो यूरिया का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, यानी कि लीवर में। ठीक है, और ब्रग जो होता है दोस्तों वो रक्त को छानने का कार्य करता है, यानी कि जो रक्त में अशुद्धियाँ होती हैं उनको छानने का कार्य ब्रग करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लीहा स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
हमारे पेट में स्थित पाचक रस मुख्य रूप से होता है गंधक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों जो पाचक रस होता है हमारे पेट में यानी कि आमाशय में, मुख्यतः इसमें क्या होता है, जठर रस होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका पीएच मान जो होता है दोस्तों कितना होता है, 1.2 पीएच होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। गंधक अम्ल H2SO4 है, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। एस्टिक अम्ल जो सिरके इत्यादि में पाया जाता है वो एस्टिक अम्ल कहलाता है। और हमारे पेट में पाचक रस में मुख्य रूप से कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ये जठर रस का एक भाग होता है जिसका पीएच मान 1.2 होता है। एग्जाम में पूछा गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। टाइलिन जो होता है दोस्तों, टाइलिन एंजाइम का संबंध है आंतरिक रस से, जठर रस से, लार से। दोस्तों इसका संबंध किससे, लार से। लार जो होती है दोस्तों ये अल्फा इमाइलेज, इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों टाइलिन, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, और इसका जो पीएच मान होता है लार का जो पीएच होता है दोस्तों, ये लार का पीएच मान होता है 6.8। रक्त का दोस्तों पीएच मान होता है 7.4, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लार जो होती है दोस्तों, लार में 99.9% क्या होता है, पानी होता है, यानी कि जल होता है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी दोस्तों, आप लोगों को बताई गई यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैथ का पोर्शन शुरू होता है। आइए 1-2 क्वेश्चन करते हैं और आगे हम नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले मैथ का ही आप लोगों का करवाएंगे, ठीक है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आइए हम आप लोगों को बताते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। औसत दोस्तों क्या होता है, औसत जो होता है दोस्तों कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है औसत। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसका औसत दोस्तों बताना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 पद कितने हैं, 5, तो 15/5 यानी कि औसत क्या आ जाएगा, 3, यानी कि बीच का पद जो होता है दोस्तों वही